क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई स्थिति। देखिए, इस पे विभिन्न परीक्षाओं में ढेर सारे क्वेश्चन भी आए हैं कि कौन सा इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बढ़िया होता है, कौन बढ़िया नहीं होता है। तो हम उसके बारे में बहुत आराम से जान लेंगे धीरे से। देखिए, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई स्थिति, जब हमारे इकोनॉमी में जो महंगाई की दर होती है बहुत धीरे धीरे बढ़ रही होती है, 2 से 3% के बीच में होती है, तो ये इसको हम कहते हैं रेंगती हुई स्थिति। ये जो है हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होता है। दूसरा पोजीशन आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब चलती हुई स्थिति। ये 3 से 9% के बीच में होता है। 3 से 9% के बीच में भी जो इन्फ्लेशन होता है वो एक तरह से गुड ही माना जाता है। बहुत गुड नहीं होता इसकी तरह, लेकिन गुड ही माना जाता है। ये भी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती हुई स्थिति। नाम से जैसा आपने देखे कि दौड़ती हुई है। अब इन्फ्लेशन, अब महंगाई न तो रेंग रही है न तो चल रही है, अब दौड़ रही है। दौड़ती हुई इन्फ्लेशन जैसे ही आता है समाज में, जैसे ही इकोनॉमी में आता है, गवर्नमेंट के आप कान खड़े हो जाते हैं, गवर्नमेंट के कान खड़े हो जाते हैं इसकी वजह से, और गवर्नमेंट इस पर तुरंत एक्शन लेना। हालांकि एक्शन यही से शुरू हो जाता है, लेकिन इससे जैसे ही ऊपर चलती है तो वो बिल्कुल उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये बिल्कुल इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। उसके ऊपर है गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन, सरपट दौड़ती हुई स्थिति। ये तो बहुत वर्स्ट कंडीशन है। ऐसा आपने देखा भी होगा कि हमारे बगल के राष्ट्रों में जो है पिछले समय में बहुत से चीज़ों के दाम बढ़ गए थे। टमाटर, आटे के लिए मारामारी हो गया था। तो वो इन्फ्लेशन का यही स्थिति थी। तो ये चारों में से सिर्फ पहला सबसे बेस्ट होता है इकोनॉमी के लिए, और दूसरा जो है ये थोड़ा सा सही होता है लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। ये 4 तरह के इन्फ्लेशन है। अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन होता क्या, क्यों है, इनके कारण क्या है, महंगाई बढ़ने के कारण क्या है। तो फर्स्ट हमारा है गवर्नमेंट प्लान। गवर्नमेंट विभिन्न तरह की योजनाओं के द्वारा जब लोगों के पास पैसा पहुंचाने की कोशिश करती है या विभिन्न तरह के प्लान बनाती है तो लोगों के पास पैसा पहुंचता है। जैसे मनरेगा हो गया, मनरेगा में जो मजदूर अब तक ड्यूटी पे नहीं थे, जो घर पे रहते थे, जो गाँव में बैठे रहते थे, जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, तो मनरेगा के थ्रू पूरे भारत में कुछ लोगों के पास पैसा आ गया। जब कुछ लोगों के पास डेली बेसिस पे पैसा आने लगा तो अब तक वो जो चीजें नहीं खरीद पा रहे थे या नहीं खरीदे थे, अब पैसा आने लगा तो थोड़ा थोड़ा उनकी डिमांड बढ़ गई। तो एक मुश्त जो है अपने मार्केट में, इकोनॉमी में नए कस्टमर आ गए, नई चीजों को खरीदारी करने लगे। तो उस प्लान की वजह से, डिमांड बढ़ जाने की वजह से ही थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। दूसरा है बैंक लोन्स। कभी कभी बैंक विभिन्न तरह के लोन देती है लोगों को। उस लोन को पाने के बाद लोग अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो जब ज़्यादा, सीधी सी बात है, लोगों के पास पैसा आता है बैंक के थ्रू तो वो अपनी जितनी ज़रूरतें होती हैं वो लेना शुरू करते हैं। तो एक तरह से नए कस्टमर, मेरा कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि नए कस्टमर जैसे ही बढ़ जाते हैं किसी चीज़ के तो उसके दाम बढ़ने लगते हैं। तो लोन भी इसका कारक बन जाता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था जब सरकार बनाती है, घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब ये होती है जो सरकार का लेखा जोखा होता है, आय व्यय होता है, उससे पहले ही अगर वो मत खत्म हो जाता है तो नए नोट छाप देती है। नए नोट जैसे ही छापती है तो वो इकोनॉमी में आता है तो लोगों के पास ही आता है। उससे भी ये हो जाता है। नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट है हमारा। नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट वह चीज होता है जब गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाती है, योजना बनाती है या लोगों के कल्याण के लिए पार्क बनाती है, स्टेडियम बनाती है, स्कूल्स बनाती है, जो प्रोडक्शन तो नहीं करते लेकिन लोगों को रोजगार दे देते हैं। उसको बनाने में लोगों को रोजगार मिलता है तो नए लोगों के पास पैसा बढ़ता है। तो नए लोगों की जब पैसा बढ़ता है तो डिमांड भी उनकी बढ़ती है। वो नए कस्टमर बन के आते हैं मार्केट में। तो नए कस्टमर जब मार्केट में आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ब्लैक मनी है नेक्स्ट। ब्लैक मनी से मतलब होता है दो चीज, मोटा मोटा समझ लीजिए। ब्लैक मनी में 2 चीज, एक तो वो जो टैक्स पेयर है लेकिन अपने टैक्स की चोरी करके पैसा अपने पास रख ले रहे हैं, वो अपने पैसे को हवाला के जरिए किसी अन्य स्रोत से इकोनॉमी में ले आते हैं।
तो वहाँ पैसा बढ़ता है, जबकि वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है तो लेबर बना रहता है। और उसके साथ साथ कुछ लोग जो है चोरी से नोट भी छापते हैं, करेंसी भी छापते हैं, या विदेशों से जाली नोट बन के हमारे देश में आते हैं, तो वो भी इन्फ्लेशन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब होता है गले का अवरोध, फूड का मतलब होता है खाद्य पदार्थ। तो खाद्य अवरोध कैसे हो सकता है? कभी कभी क्या होता है कि बारिश हो जाने से, ओले पड़ जाने से, या मौसम की खराबी की वजह से, या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सही जगह तक सही खाद्य पदार्थ या चीजें नहीं पहुंच पाती, या रास्ते में खराब हो जाती हैं, या मौसम की वजह से खराब हो जाती हैं, तो इमीडिएट उनके दाम बढ़ जाते हैं। और लंबे समय तक जब तक वो फिर से, और क्योंकि खाद्य पदार्थ ऐसे हैं एक सीजन में ही वो पैदा होते हैं, अगर वही जो सीजन में पैदा हुआ, अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा प्याज के दाम बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि महाराष्ट्र की तरफ बारिश हो गई थी, जहां से प्याज आती है वहां ही वहां ही प्याज बारिश में खत्म हो गई थी। तो नई प्याज की फसल आने में टाइम लगेगा 4 से 6 महीना, तब तक प्याज के रेट बढ़े रहे, केले के रेट बढ़े रहे, दालों के रेट बढ़े रहे। तो ये फूड बॉटलनेक होता है, खाद्य अवरोध। कभी कभी ट्रेनों में आते वक्त दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय जो होता है। हमारे यहाँ अगर इन्फ्लेशन है और विदेश में हम सामान बेचना चाह रहे हैं, तो हम कैसे बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? कि विदेश का सामान जो होगा वो तो हमारे लिए सस्ता हो जाता है, लेकिन हमारे सामान में इन्फ्लेशन होने की जगह उसके वजह से उसके मूल्य बढ़ गए होते हैं। तो जब मूल्य बढ़ गए होते हैं तो कोई आपका माल क्यों लेगा? सस्ता सबको चाहिए। तो ये और इस वजह से हम निर्यात नहीं कर पाते, सिर्फ आयात करते हैं। तो विनिमय दर जो होता है वो नॉन बैलेंसिंग टाइप का हो जाता है, वो दिक्कत करता है। और नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक। कभी कभी हमारे देश में क्या होता है, हम एक विकसित राष्ट्र तो है नहीं, हमारे देश में बहुत सी चीज़ों का अभाव है, बहुत सी चीज़ों के लिए हम विदेश पर ही निर्भर रहते हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नया सेटअप बनाने में हमें रॉ मटेरियल तमाम चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। उसकी वजह से भी, इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से जो अवरोध उत्पन्न होता है वो भी महंगाई का कारण हो सकता है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद रहे तो जो डिमांड हमारी बढ़ेगी हम तुरंत उनको फुलफिल कर देंगे कुछ दिनों में, तो जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई हो जाएगी, तो रेट नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतने नहीं है, तो डिमांड जब बढ़ जाती है तो उस वजह से सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और वो महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अब हम देखेंगे इसका प्रभाव किसके ऊपर होता है। ज्यादा लंबी क्लास में करके हम इसको देख रहे हैं कि इसका प्रभाव किसके ऊपर होता है। इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टर को फायदा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। दोनों परिस्थितियां लागू होती है। कैसे? इन्वेस्टर अगर अपना प्रोडक्शन हाउस तैयार कर रखा है, अपनी कंपनी तैयार कर रही है और माल वो निकाल चुका है, तब अगर महंगाई बढ़ती है तो इसको फायदा मिल सकता है, क्योंकि इससे दाम बढ़े हुए दाम पे बेचने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये इन्वेस्ट किया है वैसे ही महंगाई बढ़ गई, तो इसकी जो लागत होती है, अभी जो आपने हमें बताया, लागत बढ़ जाती है, उसमें इसको घाटा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा वेजेस अर्नर्स, यानी मजदूरी करने वाले लोग जो मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी करने वाले लोगों पे हालांकि इनके वेजेस बढ़ते हैं, इनकी मजदूरी बढ़ती है, लेकिन दाम भी बढ़ जाने की वजह से ये एकदम न्यूट्रल पोजीशन पे रहते हैं। जितनी मजदूरी बढ़ गई उतने दाम बढ़ गए, तो ज्यादा लाभ ज्यादा घाटा नहीं रहता, कभी कभी घाटा होता है इनको भी। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ता को अगर महंगाई बढ़ गई तो भाई उनको घाटा ही घाटा है। कल वो वही सामान 10 रुपए में प्राप्त कर रहे थे, आज वो 15 रुपए में मिल रहा है, तो इनको घाटा होता है। डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है बार बार कि ऋण जो लिया है उसको फायदा होता है कि जो दिया है उसको फायदा होता है। तो जो ऋण लिया है सिर्फ उसको फायदा होता है, जो ऋण दिया है उसको फायदा नहीं होता। क्यों? अब इसको बहुत आसानी से समझ लीजिए कि मान लीजिए हमने आपको 10 रुपए दिए, आज 10 रुपए का मुझे 1 किलो सेब मिल रहा है। कल जब महंगाई बढ़ गई तब आपने मुझे रिटर्न किया। आज मैं चाहता तो 10 रुपए के 1 किलो सेब खरीद सकता था, लेकिन कल आपने मुझे 6 महीने बाद वो पैसा लौटाया, तो अब सेब के दाम 10 से 15 रुपए हो गए हैं और आपने मुझे रिटर्न किया सिर्फ 10 रुपए। तो अब मुझे 1 किलो सेब खरीदने के लिए ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, और यानी रुपए का वैल्यू कम हो गया। जितना मैंने आपको दिया था उतना नहीं रह गया, उससे कम हो गया।
तो मैं अगर आपको पैसा दिया हूं तो मुझे घाटा होगा, और आपने पैसा लिया है तो आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि कल 10 रुपए में ज्यादा चीजें मिलती थी जो हमने आपसे पैसा लेके खरीद के यूज कर लिया। आज मैं जब आपको 10 रुपए लौटा रहा हूं तो उस 10 रुपए में बहुत कम चीजें मिल रही हैं, यानी आपको पहले की अपेक्षा रुपया तो उतना देना पड़ रहा है, लेकिन रुपए का मूल्य कम हो जाने की वजह से आपको फायदा है। नैतिक प्रभाव ये होता है, जब महंगाई बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो लोग गलत काम करना चालू कर देते हैं। चोरी, बेईमानी, डाका, ये सब चीजें समाज में आ जाती हैं, जो समाज के लिए और इकोनॉमी के लिए, दोनों के लिए गड़बड़ है। तो नैतिकता में गिरावट आ जाती है महंगाई में। मुद्रा में अविश्वास एक ये भी प्रभाव है कि जब बहुत ज्यादा दाम बढ़ने लगते हैं, मुद्रा का वैल्यू ही नहीं लगता रह जाता, तो समाज के लोग उस मुद्रा से विश्वास हो जाता है कि इस रुपए का कुछ होना नहीं है, इस पैसे में अब कोई भरोसा नहीं रह गया। कभी कभी की स्थिति ये हो जाती है कि गवर्नमेंट को अपनी करेंसी ही चेंज करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा ऋण में वृद्धि। भाई जब पैसे हमारे पास नहीं है, महंगाई बढ़ जाती है, तो हमें बार बार ऋण लेना पड़ता है लोगों से। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रभाव। कभी कभी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से लोगों का गवर्नमेंट, पैसे से तो विश्वास हटता ही है, गवर्नमेंट से भी विश्वास हट जाता है, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि इस महंगाई की वजह से गवर्नमेंट भी चेंज हो जाती है। व्यापार असंतुलन। व्यापार जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि हम घाटे में ही रहते हैं, हम अपनी चीजें नहीं सेल कर पाते और सिर्फ निर्यात की जगह सिर्फ आयात करते हैं, तो वो व्यापार में असंतुलन हो जाता है। अब हम इसको देखते हैं रोकने के क्या उपाय हैं। रोकने के उपाय इसमें 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के आपको दिखाए गए हैं। आप इसको देखिए। पहला है मॉनेटरी मेजर। मौद्रिक उपाय जो होता है, मौद्रिक नियंत्रीकरण जो होता है, वो गवर्नमेंट आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ऋण में कमी कर दी जाती है, लोगों को लोन कम दिया जाता है, लोगों के पास से पैसा खींचने की कोशिश की जाती है, लोगों को बॉन्ड बेचे जाते हैं, ताकि ये जो अतिरिक्त पैसा लोगों के पास है वो खींच के बैंकों में आ जाए। उनको विभिन्न तरह के प्लान समझाए जाते हैं, ये पैसा जमा करो, ये लाभ है, ये लाभ है। उस प्लान की वजह से या विभिन्न टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, टैक्सेशन की वजह से मॉनेटरी करके इनको पैसे को लिया जाता है। फिर फिस्कल मेजर्स है। फिस्कल में भी वही आते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्लान इस तरह किया जाता है कि ताकि लोगों का पैसा गवर्नमेंट के पास आए, आरबीआई के पास आए, बैंकों में चला जाए। इनके पास पैसे कम रहेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड जब कम होगी तो वस्तुओं के मूल्य गिरेंगे, तो महंगाई से राहत मिल सकती है। तीसरा चीज होता है, बहुत बड़ी चीज होती है, डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन आप लोग जानते होंगे, विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का मतलब हो जाता है कि गवर्नमेंट खुद अपने रुपए का वैल्यू कम कर देती है। रुपए का वैल्यू कम कर देने से क्या हो जाता है, या डिमोनेटाइजेशन कर देती है, या मुद्रा को ही बदल देती है, वैल्यू ही कम कर देती है, जिसकी वजह से लोगों के पास उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे है राशनिंग। ये बहुत इफेक्टिव होता है, ये परीक्षा में पूछा गया है। राशनिंग का मतलब हो गया, अब एक व्यक्ति इतनी ही चीज ले सकता है, उसके पास चाहे जितना पैसा हो। तो आपके पास ज्यादा पैसा होने की वजह से आप ज्यादा चीजें नहीं खरीदेंगे, तो जो चीज कम है समाज में वो कम बिकेगी, तो उसके प्राइस जो होंगे स्थिर रहेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीजमेंट इन प्रोडक्शन। या तो इस महंगाई से निपटने के लिए हम प्रोडक्शन को बढ़ा दें, जो कि बहुत जल्दी संभव नहीं हो सकता। शॉर्ट टाइम में प्रोडक्शन को बढ़ाना इकोनॉमी में संभव नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये इंक्रीजमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन को किसी भी तरीके से बढ़ा दिया जाए, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई कर दी जाए, तो कीमतें ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगी और महंगाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट है स्थिर कीमत स्तर। स्थिर कीमत स्तर का मतलब है गवर्नमेंट एक प्लान बनाए कि इस चीज का दाम अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा कोई दुकानदार इस पे नहीं बेच सकता। तो ये भी एक सिचुएशन होगी कि महंगाई का स्तर आगे नहीं बढ़ेगा और महंगाई पे लगाम लग सकती है। तो दोस्तों इसमें ढेर सारे इस इन्फ्लेशन पे सारी परीक्षाओं में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ रहे हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके क्वेश्चन पे काम कराएंगे, इस पे कितने क्वेश्चन बनते हैं और इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, और जो ना समझ में आए अगले क्लास में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।